राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोमोबाइस्ट डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और जो हमारे यूट्यूब चैनल्स के फॉलोअर्स हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर जो है चर्चा की थी। वो हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा हो चुका है और आज हम जो है नया चैप्टर ले रहे हैं, फिजियोलॉजी का ही है, और वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, कितने पार्ट उसके, कैसे जो है श्वसन क्रिया प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा श्वास लेने का जो मुख्य अंग है वो हमारे लंग्स, फेफड़े, हमारी नाक से लेकर के जो एल्वियोली तक के जो पार्ट हैं उसको हमने 10 भागों में इसको बांटा है, मेन। तो पहला पार्ट जो हमारा श्वसन मार्ग का आता है, श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला भाग होता है वो हमारा है नोज। सबसे पहले हम नाक से ही सांस लेते हैं। साथियों, हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो छलनी का कार्य करते हैं। ये जो है जब सांस लेते हैं हम, उस समय उस वायु के अंदर धूल, मिट्टी के कण, बैक्टीरिया या कीटाणु या वायरस वगैरह जो होते हैं वो उस छलनी के माध्यम से अंदर नहीं जा पाते। तो एक प्रकार से ये जो है ना हवा को छाड़ने का कार्य करती है और जो कीटाणु, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी के कण हैं वो बालों में ही फंस करके रह जाते हैं। सेकंड हमारा जो पार्ट आता है उसको हम नेजल चैम्बर बोलते हैं। नेजल चैम्बर ये वाला जो है, ये क्या है कि साथियों म्यूकस लेयर से जो है ये युक्त होता है। इसके अंदर म्यूकस लेयर होती है जिसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो बालों की छलनी से बच करके बैक्टीरिया, वायरस, धूल मिट्टी कण अंदर तक चले जाते हैं, जो बारीक होते हैं वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर जा करके जो है म्यूकस से वो चिपक जाते हैं, जिससे हमें स्वच्छ हवा अंदर जाने को मिलती है। तो इसके बाद में तो साथियों आता है हमारा फेरिंग्स, जिसको हम जो है गला भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या काम है साथियों, ये जो है हवा को और भोजन को जो है आगे दिखाने का, आगे ढकेलने का काम करता है फेरिंग्स। और उसके बाद में लैरिंग्स क्या है कि ये स्वर यंत्र है साथियों, जो हमारी आवाज को पहचान देता है। इसके बाद में एक एपिग्लोटिस नाम का सिस्टम होता है, छोटा सा, जहाँ से हमारी एसोफेगस और ट्रैकिया निकलती हैं। उन दोनों के जोड़ पर ये एपिग्लोटिस होता है। इसका कार्य क्या है कि भोजन और हवा को जो है वो उचित दिशा में भेजता है, सही दिशा में उनको भेजता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो सांस वाला जो है ट्रेकिया है वो बंद हो जाता है, वहाँ पर लग जाता है उस पर। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो एसोफेगस, ग्रास नली है, उस पर जा कर के ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम किसी चिंतन में रहते हैं और भोजन करते हैं। तो ऐसी असावधानी में जो है कई बार जो ब्रेन है वो सिग्नल नहीं दे पाता है। तो ऐसी अवस्था में जो हमारा भोजन है वो हमारी सांस की नली में चला जाता है, तो फिर हमें जोरों की खांसी आती है उसमें। तो ये एपिग्लोटिस की असावधानी के कारण जो है हो जाता है उसमें, जब हम जो बगैर ध्यान लगाए खाना खाते हैं। इसलिए जब हम खाना खाने बैठें तो हमें पूरे अपने मन से बैठ करके जो उसको किसी प्रकार की चिंता को छोड़ करके
जो है भोजन हमें करना चाहिए। तो इससे अगला जो है साथियों श्वसन मार्ग का जो भाग है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारी कमर के पीछे जो है थोरेसिक जो है 12 जो है वर्टिब्रास होते हैं, उनमें से जो छठा है 6, वहाँ से जो है ये ट्रैकिया 2 भागों में दोनों लंग्स में चला जाता है। यानी हमारी जो ये रिब्स है, चेस्ट की रिब्स है, इसके नीचे हमारे दोनों ओर लंग्स होते हैं और ये इस कैबेज के द्वारा जो है ना सुरक्षित होते हैं। तो ये ट्रैकिया, ये जो इसमें छोटे छोटे कॉर्टिलेज होते हैं जो नली को सिकुड़ने से बचाते हैं, जिसमें हमें सांस जो है वो प्रॉपरली हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद में साथियों यहाँ से जो T6 मैंने आपको बताया है, वहाँ से ये हमारा ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इस पार्टीशन को जो है हम यहाँ से जो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये जो है दोनों लंग्स में जो है प्रवेश करती है। उसके बाद में साथियों आता है ब्रोंकियो होल्स, जिसको हम बोलते हैं, ये छोटी छोटी जो है मल्टीपल लंग्स के अंदर एयर ट्यूब होती हैं जो एल्वियोली को ट्रैकिया से जोड़ती हैं। इससे आगे साथियों जो है एल्वियोली होती है। एल्वियोली यानी कि छोटी छोटी जो थैलियाँ होती है हवा से और जो ब्लड से भरी हुई होती हैं। इनका कार्य क्या है कि ब्लड के अंदर से जो अशुद्ध रक्त आया है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेना और सांस लेकर के जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उसके अंदर मिलाना। यानी कि एक प्रकार से हम अगर कहें कि एल्वियोली के अंदर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और प्रश्वास के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो रक्त के अंदर मिला दी जाती है। तो ये वो स्थान है, यहाँ से जो है हम कहने का तात्पर्य कि पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्शन होता है। तो साथियों सांस में जब हम सांस लेते हैं उनमें कौन सी गैसें होती है इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं साथियों तो सांस के अंदर खाली जो है जो है ना केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती है उसके अंदर कई गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है और 21% जो है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और 0.03 उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, और जब उसको हम एक्सपिरेशन करते हैं यानी कि बाहर की तरफ उसको सांस को हम निकालते हैं, तब उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन हमने 78% इनहेल की थी ली थी वो जो कि तो वापस 78% आ जाती है, और जो हमने ऑक्सीजन 21% ली थी वो 17% जो है बाहर आती है, 4% कंज्यूम हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही जो ऑक्सीजन है वही जब सेल्स वगैरह जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उनको एनर्जी मिलती है तो वो एक वेस्ट मटेरियल छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उतनी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी वो छोड़ती है, यानी कि 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो ये हमारी जो है हवा के अंदर गैसें होती है, उसमें जो है सांस के अंदर गैसें होती है जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं। तो साथियों इसके बाद जो है सेल्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल्स होती है। सेल के मध्य में जो है भाग को जो है उसको हम जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसको। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी शायद साथियों एक जो है क्रेब्स चक्कर जो है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्कर चलता रहता है, और वही जो है क्रेब्स चक्कर के चलने के कारण जो है वहाँ पर ग्लूकोज जो है उसको मिलता है सेल्स को, और जब सेल्स को ग्लूकोज मिलता है तो वो भी मतलब बदले में वेस्ट मटेरियल छोड़ती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है जो एचबी में जा कर के मिल जाती है और लंग्स के द्वारा जो है वो
भेज दी जाती है, बाहर उसको भेज दिया जाता है। तो साथियों, सांस हम देखिए दो प्रकार से लेते हैं। एक तो हमारे लंग्स में सांस आती है जिसको हम एक्सटर्नल जो है कहते हैं। एक हमारी जो है कोशिकाएं जो होती हैं, जो सेल्स होती है, वो भी सांस लेती है साथियों, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हमारे अगर देखे जाए तो जो है हमारी टाइडल वैल्यू जो है, टाइडल वॉल्यूम जो है, वो एक बार में हम 500 ml सांस ले सकते हैं। और एक लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो कैपेसिटी है हवा भरने की, वो 4 से 6 लीटर के बीच में जो है कैपेसिटी होती है। इतनी हवा जो है उसके अंदर आ सकती है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जागते हैं, तो उस समय 1 मिनट के अंदर हम जो है 15 to 16 टाइम हम जो है सांस लेते हैं। और सुषुप्त अवस्था में जब हम सो जाते हैं तो उस टाइम में 12 टाइम जो हम रेस्पिरेशन होता है, हमारा सांस लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सांसें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वो 40 से 60 बार जो है बच्चे सांस लेते हैं। और सुप्त अवस्था में जो है वो 20 से 30 बार जो है वो सांस लेते हैं। साथियों, जब हम कहीं पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो है ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग जो है सिलेंडर लेकर के चलते हैं। उस सिलेंडर में क्या केवल ऑक्सीजन नहीं होती साथियों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भारी होती है और उसे हम सांस जो है बाहर नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, जो गैस हल्की होती है और ऑक्सीजन को भी वो हल्का कर देती है, जिसे सांस लेने में हमें जो है इजीली हो जाता है। और जब समुद्र के अंदर गहराई में, यानी कि 300 मीटर से भी अधिक गहराई में अगर हम चले जाएं, तो वहाँ पर जो है नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हीलियम गैस जो है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, उसमें नमी नहीं होने देती। और अंदर 300 मीटर अगर पानी के अंदर जाएंगे तो वहाँ नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार जो नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह है, आईसीयू वगैरह में जहाँ पर एसी चलते रहते हैं, जहाँ पर जो है नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ऐसे में वहाँ पर भी जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग न करके हीलियम गैस का प्रयोग वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो साथियों, ये तो ज़्यादा हमारा जो है गैस, सांस में कितनी प्रकार की गैसें हैं, कितनी कैपेसिटी है और कौन सी गैसें हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे लंग्स के जो है साथियों फंक्शन क्या होते हैं, लंग्स क्या कार्य करते हैं। एक तो यही है साथियों कि लंग्स जो है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, जिसे हमारे सेल्स का पोषण होता है, ऑर्गन का पोषण होता है। और हमारे एसिड और जो एल्कलाइन बॉडी के अंदर हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो जो है बीमार हो जाएगी साथियों। अगर एसिड बढ़ता है तो आईपी की ओर चली जाएगी, और अगर एल्कलाइन बढ़ता है तो हाइपर की ओर बॉडी चली जाएगी। दूसरा जो है, ये लंग्स हेपारिन नाम का एक हार्मोन है, उसको बनाते हैं। और इसके साथ साथ में जो है बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ में साथियों जो है ये एक एंजियोटेंसिन नाम का जो है एक हार्मोन बनाता है, जो ईएससी, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, उसके द्वारा जो ये एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। तो साथियों, ये जो था हमारा जो है लंग्स का फंक्शन भी था, ये कुछ फंक्शन ऐसे करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था, और आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है समझ में ज़रूर आएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों। और जो हमारे साथी जो है कई साथियों ने फ़ोन किया है कि आपके पास बुक कौन सी आई हुई है,
तो साथियों जो हमारी पुरानी गाइड थी, मास्टर गाइड बुक थी, वो हमने जो है अभी PDF फाइल से उसको निकलवाया है, और वो प्रिंटेड बुक तो नहीं है, उसको हमने जो है फ़ोटोकॉपी करवाई हैं, लेकिन वो जो है प्रिंटेड बुक से भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई हैं। फिर भी हमने रेट जो है उसका जो का तो ही रखा हुआ, उसमें ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हमने कुछ भी नहीं किया है। और जो हमारे साथी, कई साथी जो पूछते हैं कि जो आपका नेचुरल हर्बल पाउडर है कितनी डोज देनी है उसके अंदर, और एक साथी ने तो ये पूछा कि सर ये बहुत ज़्यादा महंगा है, हम कैसे जो है इसको एक्सपेंस को जो है कैसे सहन कर पाएगा कोई मरीज़, इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखिए इसकी डोज जो है सिंगल डोज है, शाम को ही लेनी होती है। अगर किसी डॉक्टर से हम दिन में 3 बार एलोपैथी की दवाई लेते हैं तो 100 रुपये की तो लगभग वो भी बैठ जाती है। लेकिन अगर आप किसी मरीज़ से 30-35 रुपये एक दिन की दवाई का ले लेते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरी ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लंबे समय तक दवाई को खाया जा सकता है। अगर कोई अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, कोई पेन किलर दवाइयाँ खा रहा है, तो उसकी जा कर के आप हालत देखिए क्या हो गई। उसको गैस की प्रॉब्लम है, उसको अल्सर्स की प्रॉब्लम है, उसको जो है साथ-साथ में स्टेरॉइड भी वो खाता है, तो मोटापा भी उसको जो है साथ में आ जाता है, साँस उसकी फूलने लगती है, हड्डियाँ उसकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो साथियों अगर इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये दवाई बहुत सस्ती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।